नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। जी हां, आई डिसऑर्डर्स रन किए जा रहे थे और आज जो एक बेहतरीन डिसऑर्डर्स हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंजक्टिवाइटिस। याद रखिएगा डियर, पहले हम कंजक्टाइवा अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक बहुत ही पतली, ए वेरी थिन ट्रांसपेरेंट वेस्कुलर, हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन जो कहां रहती है, जो बेसिकली तीन जगह रहती है। एक तो हमारी आईलिड्स को अंदर से कवर लाइनिंग करती है, दूसरा जाके स्क्लेरा के चिपक जाती है और एक उसका जंक्शन जिसे हमने लिम्बस कहा था। तो तीन बेसिकली जगह ऐसी होती है जहां पे कौन पाई जाती है, हमारी कंजक्टाइवा पाई जाती है। अगर रिकैप करें तो ये हमारी आईबॉल नजर आ रही है, नीचे की तरफ लोअर आईलिड, ऊपर की तरफ अपर आईलिड होगी और ये दोनों को जहां इनके अंदर की तरफ, जी हां, यहां इसके अंदर वाली तरफ एक पतली सी लेयर होगी, उसे किस नाम से, उसे बल्बर कंजक्टाइवा कहा जाएगा। याद रखेगा, एक बल्बर, एक पाल्पेब्रल होगी जो आईलिड के अंदर होती है, जो स्क्लेरा के ऊपर चढ़ी हुई है वो बल्बर होगी, दिस इज बल्बर, और इन दोनों का जॉइंट कहलाता है लिम्बस। हम बात कर रहे हैं इस कंजक्टाइवा के इन्फ्लामेशन की और उस बीमारी को कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस। सिंपल सी एक लाइन होगी डियर, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस तो आपका जवाब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन होने को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। इट मींस कंजक्टिवाइटिस कितने टाइप की हो सकती है? सर, जितने टाइप्स के कंजक्टाइवा होते हैं। कंजक्टाइवा अगर आईलिड के अंदर है तो पाल्पेब्रल है, अगर वो स्क्लेरा के ऊपर चढ़ी हुई है, लाइन बना रही है स्क्लेरा की, तो वो बल्बर है, और जहां दोनों मिल रही है वो लिम्बस है। इट मींस तीन तरह की कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, लिम्बिक, पाल्पेब्रल या फिर बोले तो बल्बर। बिल्कुल सही कहा, इट में भी। याद रखिएगा कंजक्टिवाइटिस कैसी हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस में भी पाल्पेब्रल, इट मींस अंदर की तरफ आई लिड्स के अंदर वाली साइड में, इट में भी बल्बर, इट मींस आई बॉल के ऊपर जो स्क्लेरा है उसके ऊपर वाली, और लास्ट में इट में भी लिम्बिक, जहां दोनों मिलती है, बल्बर और पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा मिलती है, वहां पर भी हो सकती है। तो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस कितने टाइप की हो सकती है? तीन टाइप की हो सकती है। अगर एक डायग्राम देखें आप कंजक्टिवाइटिस का, एक्चुअल में ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा जी, देखिएगा, पाल्पेब जो आपकी आईलिड्स है उसके अंदर वाली कंजक्टाइवा तो खैर विजिबल नहीं हो रही है इसके अंदर, क्योंकि आईलिड्स को यूं फोल्ड नहीं किया गया है। लेकिन ये जो बाहर, ये जो येलो ब्लैकिश नजर आ रहा है आपको बाहर की तरफ, इट इज स्क्लेरा, कोरोइड। कोरोइड के अंदर है आइरिस, इस कोरोइड के बाहर की तरफ जो व्हाइट ऑफ द आई नजर आ रहा है दैट इज स्क्लेरा, और व्हाइट ऑफ द आई यहां से कैसा हो रहा है? रेड हो रहा है। सर देखिएगा कितना जबरदस्त, व्हाइट जो होना चाहिए था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। इट मींस इट इज द इमेज फॉर बल्बर कंजक्टिवाइटिस। ये बल्बर कंजक्टिवाइटिस का डायग्राम है, यानी आंखें बिल्कुल लाल चटक हो जाती है, बिल्कुल गुलाबी कलर की हो जाती है। बिल्कुल सही का डियर, और इसीलिए हम लोग कंजक्टिवाइटिस को एक खास नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज बेसिकली नोन एज रेड आई और पिंक आई सिंड्रोम, आल्सो नोन एज रेड आई और पिंक आई सिंड्रोम। इट इज बेटर नोन एज रेड आई और पिंक आई सिंड्रोम, इस खास नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिएगा डियर, काम की पिकन चीज देखिएगा कि क्यों होती है कंजक्टिवाइटिस, क्यों होता है इन्फ्लामेशन, यानी व्हाट आर द डिफरेंट कोजेस। कोजेस डिस्कस कर लेते हैं और वहीं छुपा हुआ रहेगा इसका टाइप्स भी, कोजेस एंड टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स की होती है, कौन कौन से कोजेस है कंजक्टिवाइटिस के? तो देखिएगा डियर, सबसे पहली होती है ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस। ट्रोमेटिक, इट मीन समझ ही गए होंगे, ट्रोमा की वजह से। अगर बाई चांस फिजिकल इंजरी हो जाती है किसी प्रकार की, किसी प्रकार का फॉल हो जाता है या मारपीट हो रही है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, और अगर आई बॉल पे इंजरी हो, कंजक्टाइवा पे इंजरी हो, तो होने वाली कंजक्टिवाइटिस कौन सी होगी? ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस होगी। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, सपोज कीजिएगा कोई हेयर डाई कर रहा है, कोई चेहरे पे कोई लोशन अप्लाई कर रहा है और वो आंखों में चला गया, कंजक्टाइवा के कांटेक्ट में आ गया और उससे कंजक्टाइवा को एलर्जी है, दैट मींस दैट कंजक्टिवाइटिस विल बी बेटर नोन एज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एक हो गया ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस, एक हो गया एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, और तीसरी कंजक्टिवाइटिस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दैट इज टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। जी हाँ, ये थोड़ा सा अलग नाम है, इसलिए यहां से बेसिक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस क्या होती है। देखिएगा बेटा, टॉक्सिसिटी का मतलब किसी चीज का हद से ज्यादा हो जाना, किसी चीज का लिमिट से ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है?
टॉक्सिसिटी कहलाता है। तो अगर आप पेशेंट को आई ड्रॉप्स के तौर पे या आई ऑइंटमेंट के तौर पे कोई ड्रग्स दे रहे हैं और गलती से अगर उस आई ऑइंटमेंट और आई ड्रग्स की आई ड्रॉप्स की अगर एक्सेसिव अमाउंट हो जाए, वो टॉक्सिसिटी शो करने लगे, तो उससे होने वाली कंजक्टिवाइटिस को क्या कहते हैं? जवाब मिलेगा टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ड्यू टू ओवर यूज या मैं बोलूं तो ओवरडोज या बोला जाए तो टॉक्सिसिटी ऑफ ओकुलर ड्रग्स। जो कोई ओकुलर ड्रग्स काम में ले रहे हैं आप, चाहे ऑइंटमेंट फॉर्म में ले रहे हैं चाहे ड्रॉप फॉर्मेट्स में ले रहे हैं, अगर उनसे किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाती है तो उस कंजक्टिवाइटिस को टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस कहा जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे कोई सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहा है AgNO3, अगर सिल्वर नाइट्रेट काम में लिया जा रहा है तो, या कोई एक्सेसिव अमाउंट में पाइलोकार्पिन काम में ले लेता है तो, इन सब चीजों से होने वाली कंजक्टिवाइटिस को किस बेटर नाम से जाना जाएगा? दीज विल बी बेटर नोन एज टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। और आगे बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस के और क्या कारण हो सकते हैं, और कौन सा टाइप्स हो सकता है। फोर्थ हो सकता है डियर इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। देयर इज इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, और यही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस इज इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। तो जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है कि बताइए एक पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि आपको कौन सी कंजक्टिवाइटिस कंसीडर करनी है। आपको इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस कंसीडर करनी है। इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस मोस्ट कॉमन होती है, इसलिए जब भी कंजक्टिवाइटिस का क्वेश्चन आए इन्फेक्टिव मान के चले। अब इन्फेक्शन किसी का भी हो सकता है, चाहे तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया का भी हो सकता है, बिल्कुल सही कहा। देयर में बी ए बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, देयर में बी ए वायरल कंजक्टिवाइटिस, देयर में बी ए फंगल कंजक्टिवाइटिस, किसी प्रकार की कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो याद रखिएगा डियर, इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन होगा। अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन होगा। दो बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस है तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, और वायरल है तो क्या होगा। देखिए डियर, अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होगा स्टेफाइलोकोकस, एक बैक्टीरिया बेटर नोन एज स्टेफाइलोकोकस। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वायरल की बात की जाए तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एडिनोवायरस। दिस इज बेटर नोन एज एडिनोवायरस। और याद रखिएगा, इसी वायरल कंजक्टिवाइटिस को ही डियर आप किस नाम से जानते हैं? इट इज आल्सो नोन एज वायरल कंजक्टिवाइटिस इज आल्सो नोन एज आई फ्लू। इसी को आई फ्लू बोला जाता है, वायरल को। वायरल कंजक्टिवाइटिस इज बेटर नोन एज आई फ्लू, और उसका सबसे बड़ा कारण एक वायरस है जिसका नाम एडिनोवायरस है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का सबसे बड़ा कारण कौन है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। और मोस्ट कॉमन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस कंसीडर करनी है। कंजक्टिवाइटिस बोले तो इन्फेक्टिव, बैक्टीरियल बोले तो स्टेफाइलोकोकस, और वायरल बोले तो एडिनोवायरस। ये बेसिकली कोजेज वगैरह ये डिस्कस हो गए। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर की, कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स अपीयर होंगे। व्हाट आर द डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स टू बी अपीयर्ड। देखिएगा डियर, एक क्लिनिकल फीचर तो आप डिस्कस कर ही चुके हैं कि पेशेंट की जो आईज होगी वो रेड आईज हो जाएगी, रेड या पिंक आईज नजर आएगी, रेड या पिंक आईज आएगी। रेड या पिंक आईज क्यों आएगी? तो सुनिएगा, जब भी किसी को इन्फ्लामेशन होता है तो उस इन्फ्लामेशन के प्रोसेस के दौरान केमिकल मीडिएटर रिलीज होता है जिसे कहते हैं हिस्टामिन। केमिकल्स जो इन्फ्लामेशन कोज करते हैं वो केमिकल मीडिएटर्स कहलाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर होता है हिस्टामिन। तो जब भी हिस्टामिन रिलीज होता है, ये तीन काम करवाता है। पहला, वहां के आसपास के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। जैसे इचिंग रिसेप्टर है तो इचिंग चालू हो जाएगी, पेन रिसेप्टर है तो पेन चालू हो जाएगा। प्लस सेकंड, वेसो डायलेशन करता है, ब्लड क्या डायलेट कर देता है। इट मींस वहां के ब्लड कम आएगा या ज्यादा, जब वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो ज्यादा मात्रा में ब्लड आ जाएगा, इसका मतलब वो जगह लाल हो जाएगी, इसीलिए आंखें कैसे हो गई है, रेड। और तीसरा, परमेबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे फ्लूइड निकल निकल के बाहर के इंटरस्टिशियल टिश्यूज में चला जाता है और वहां एडिमा हो जाता है। बिल्कुल सही का, तीन बेसिक क्लिनिकल फीचर यहां नजर आएंगे। सबसे पहले पेशेंट की रेड आई या पिंक आईज हो जाएगी, और याद रखिएगा रेड आईज या पिंक आईज क्यों होगी? ड्यू टू
इंक्रीज्ड ड्यू टू वैसोडाइलेशन या इंक्रीज ब्लड फ्लो, यहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, यहां का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और किसी ऑर्गन में ब्लड फ्लो बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरईमिया कहलाता है, हाइपरईमिया कहलाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि अर्लीस्ट या मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होगा, अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर या मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा, तो आप कहेंगे रेड आई का होना मोस्ट कॉमन सिम्टम है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ ले कि मोस्ट कॉमन या अर्लीस्ट साइन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा हाइपरईमिया। अगर साइन के नाम से क्वेश्चन आ जाता है डियर, तो आपका जवाब क्या होगा? हाइपरईमिया होगा। और अगर आपका कोई नाम आ जाता है सिम्टम्स के नाम से, तो आपका जवाब क्या होगा डियर? तो आपका जवाब होगा रेड आईज होगा। ये हमेशा याद रखेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, हमने कहा रेड आईज हो जाएगी, प्लस ड्रेनेज, वहां एक्सेसिव ड्रेनेज होने लगेगा। एक्सेसिव ड्रेनेज का मतलब स्टिकिंग ऑफ आईलिड्स, दोनों आईलिड्स आपस में चिपक जाएगी, खूब ज्यादा लेक्राइमेशन होगा। आपने देखा होगा कि जब भी कंजक्टिवाइटिस होता है, बच्चा जब सो के सुबह उठता है, तो याद रखिएगा लेक्राइमेशन की वजह से और वहां की सेल्स ग्रैंड्स के सीक्रेशंस की वजह से आईलिड्स उसकी पूरी तरह चिपक जाती है, देयर इज स्टिकिंग ऑफ आईलिड्स होगा। नेक्स्ट स्वेलिंग आ जाएगी आसपास के सराउंडिंग टिश्यू में, और आसपास कौन होता है? आसपास आईलिड्स होती है, देयर इज स्वेलिंग इन आईलिड्स। पलकों में हल्की हल्की सूजन आ जाएगी, और पलकों में आने वाली सूजन को चीमोसिस कहते हैं। दिस इज बेटर नोन एज चीमोसिस, यही याद रखना आपको। आईलिड्स में आने वाली स्वेलिंग को चीमोसिस कहा जाता है, और ये किसका एक बेहतरीन लक्षण है? ये कंजक्टिवाइटिस का एक बेहतरीन लक्षण है। प्लस पेशेंट को अगर आसपास के रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट होगा एंड पेन होगा। अगर हल्के सी प्रॉब्लम है तो डिस्कम्फर्ट ही होगा, अदरवाइज आंखों में दर्द तक होने लग जाता है अगर कंजक्टिवाइटिस है तो, क्लियर है। नेक्स्ट फोटोफोबिया, बहुत ज्यादा लाइट से इरिटेशन होने लग जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है क्लाइंट को। इसलिए तो बोला जाता है कि जब भी कंजक्टिवाइटिस हो तो डार्क कलर के सनग्लासेस पहनने लग जाएं, डार्क कलर के ग्लासेस पहने ताकि लाइट कम से कम जाए और फोटोफोबिया ना हो, इरिटेशन ना हो लाइट से। इसलिए याद रखिएगा ये कहने को कहा जाता है, क्लियर है, ये बेसिक है। प्लस आपने कहा कि यहां ब्लड ही ब्लड हो गया, इट मींस अब जब लाइट रेज जाएगी, पहले तो क्या था ब्लड वेसल बहुत नैरो थी, अब यहां ब्लड वेसल डायलेट होगी और पूरी कंजक्टिवा पे ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा है, तो लाइट रेज सारी कॉर्निया से टकरा के पार नहीं जा पाएगी। इसका मतलब पार नहीं जाएगी तो क्या होगा? पार नहीं जाएगी तो देखने में दिक्कत आएगी। जी हाँ, देयर इज ब्लरिंग ऑफ विजन, जो विजन है वो थोड़ा ब्लड हो जाएगा, देयर इज ब्लरिंग ऑफ विजन, विजन जो होगा वो ब्लड हो जाएगा। ये बेसिक क्लिनिकल फीचर आते हैं इसके। टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमने कहा कि सबसे पहला क्या क्लिनिकल फीचर आएगा डियर? तो आंखें रेड हो जाती है, बिल्कुल, ये सबसे पहला सिम्टम है। और ये होता क्यों है? क्योंकि एक्सेसिव ब्लड फ्लो होता है, वहां हाइपरीमिया होता है, ये सबसे पहला या मोस्ट कॉमन साइन है। बाकी के क्लिनिकल फीचर आपको पता है कि आंखें चिपक जाएगी, ठीक है, आईलिड्स में स्वेलिंग आ जाएगी, डिस्कंफर्ट हो जाएगा पेशेंट को, फोटोफोबिया हो जाएगा और दिखना ब्लड हो जाएगा। बात करते हैं कि मैनेज कैसे किया जाएगा। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द मैनेजमेंट? सबसे पहला याद रखिएगा, हमने कहा कि सबसे कॉमन कौन सी होती है? सबसे कॉमन होती है सर इन्फेक्टिव, बिल्कुल सही कहा। और इन्फेक्टिव में भी बैक्टीरियल बहुत बड़ी होती है। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए आइसोलेशन, क्लाइंट को आइसोलेट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जब इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस होती है तो ये कंटेजियस होती है, एक क्लाइंट से दूसरे में फैल सकती है, सेम रुमाल काम में लेने से, ठीक है, सेम टॉवल काम में लेने से ये एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो सकती है। इसलिए उस क्लाइंट को आइसोलेट कर दिया जाए ताकि दूसरे सफर ना हो। और कब तक आइसोलेट करना? आइसोलेट टिल 24 आवर्स आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जब आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें, चाहे वो ड्रॉप्स फॉर्म में हो चाहे ऑइंटमेंट फॉर्म में हो, क्लाइंट के एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के 24 घंटे तक, क्लाइंट के एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के 24 घंटे तक आपको क्या करना है? पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है। इसके बाद 24 घंटे के बाद आप पेशेंट को आइसोलेशन से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा जी, काम की चीज, आइसोलेशन दे दिया आपने 24 घंटे तक, और क्या करेंगे? फोटोफोबिया से बचने के लिए डार्क ग्लासेज, जी हाँ,
डार्क ग्लासेस टू प्रिवेंट फोटोफोबिया, टू प्रिवेंट फोटोफोबिया। फोटोफोबिया से बचने के लिए क्या किया जाएगा? फोटोफोबिया से बचने के लिए डार्क ग्लासेज। नेक्स्ट देखिएगा डियर, और क्या किया जाएगा? एजुकेट क्लाइंट नॉट टू टच आईज। क्लाइंट को एजुकेट करना है नॉट टू टच आईज, कि वो आईज को टच ना करे, क्योंकि आईज को टच करेगा अपने बेयर हैंड से, नंगे हाथों से, फिर हाथों से किसी चीज को टच करेगा तो इस तरह वो स्प्रेड हो सकती है डिजीज। नेक्स्ट, अवॉइड आई पैचेज। उससे आई पैचेज भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर आई पैचेज लगा दिए तो जो ड्रेनेज है कंजक्टिवाइटिस का वो वहीं जमा हो जाएगा। क्लियर है? ड्रेनेज कौन कौन सा ड्रेनेज हो सकता है? देखिएगा डियर, कंजक्टिवाइटिस की जब हमने डेफिनेशन मेंशन की थी तो एक पॉइंट यहां और मेंशन कर लीजिएगा कि एक्चुअल में कंजक्टिवाइटिस जब होती है तो हमने कहा कि इन्फ्लामेशन हो जाता है कंजक्टाइवा का, और ये जो कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन है ये कहीं पर भी हो सकता है, पाल्पेब्रल, बल्बर या लिम्बिक हो सकता है। और यहाँ पे मैंने क्या करना पसंद करूंगा कि इतना ज्यादा जब ब्लड आएगा तो ड्रेनेज भी ज्यादा होगा। क्लियर है? इट मीन्स कंजक्टिवाइटिस इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रेनेज। ड्रेनेज भी हो सकता है। ड्रेनेज कैसा ड्रेनेज हो सकता है? म्यूकस, वाटरी, बिल्कुल क्लियर वाटरी ड्रेनेज भी हो सकता है अगर वायरल इन्फेक्शन है तो। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो म्यूकोइड हो सकता है, और लंबा टाइम हो गुजर गया तो म्यूकोपुरुलेंट, बदबूदार पस वाला भी हो सकता है। तो किसी प्रकार का भी ड्रेनेज हो सकता है। वाटरी बोले तो सीरस ड्रेनेज हो सकता है, म्यूकोइड ड्रेनेज हो सकता है, गाढ़ा विस्कस, और म्यूकोपुरुलेंट ड्रेनेज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कॉजेटिव एजेंट कौन कौन सा है। अब देखिएगा डियर, हम बात कर रहे हैं इसके मैनेजमेंट की, कि पेशेंट की आंखों में से ड्रेनेज भी आता है। आपको आई पैचेज नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर आई पैचेज आपने लगाए और ड्रेनेज इकट्ठा हो गया तो वो इस इन्फेक्शन को और ज्यादा स्प्रेड होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, पेशेंट को कहना है कि वो अवॉइड करे कॉन्टेक्ट लेंसेज। अवॉइड कॉन्टेक्ट लेंसेज, क्योंकि अगर कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाएगा तो भी इस इंफेक्शन के और ज्यादा स्प्रेड होने का डर है। तो कॉन्टेक्ट लेंसेज भी किसी भी तरीके से उसे पेशेंट को काम में नहीं लेनी है। एक मेथड जो काम में लेना होता है दैट इज हॉट फॉर्मेंटेशन। हॉट फॉर्मेंटेशन पेशेंट को रिलीफ के लिए, आप सभी जानते हैं बचपन से ये करते आ रहे हैं कि जब भी किसी पेशेंट बंदे को, हमारे साथी को आई इंजरी हो जाती थी तो हम क्या करते थे, हम एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा लेते थे और उसको उसकी आईज पे रख के फिर उस कपड़े के अंदर से, क्लॉथ के अंदर से हम वाइप आउट करते थे। हम क्या करते, ब्लो करते थे, एयर ब्लो करते थे, हवा फूंक देते थे। तो हवा आपकी जब ओरल कैविटी से निकल के आती थी तो वो ठंडी हवा होती थी या गर्म एयर होती थी। उसी मेथड को कहा जाता है हॉट फॉर्मेंटेशन। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से रिलीफ देने के लिए, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से रिलीफ देने के लिए क्या किया जाएगा? हॉट फॉर्मेंटेशन किया जाता है। ये बेटा जी हमेशा याद रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या किया जा सकता है। पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा ड्रेनेज है, अगर बहुत ज्यादा ड्रेनेज है तो आई इरिगेशन किया जाएगा। आई इरिगेशन किया जाएगा। आई इरिगेशन, इफ एक्सेसिव ड्रेनेज देन आई इरिगेशन विल बी डन। आई इरिगेशन के बारे में दो तीन चीजें खास ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन ऑफ चॉइस कौन होता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ चॉइस? आई इरिगेशन के लिए आज की तारीख में सॉल्यूशन ऑफ चॉइस एनएस नहीं है। आज की तारीख में सॉल्यूशन ऑफ चॉइस आरएल हो चुका है। नॉर्मल सेलाइन को हटा के आरएल किया जा चुका है। क्यों किया जा चुका है? क्योंकि यहाँ की जो आपकी आई है इसकी जो पीएच है, अगर हम बात करें टीयर्स की पीएच, देखिएगा डियर, अगर हम बात करें टीयर्स की पीएच तो टीयर्स की पीएच ऑलमोस्ट 7.1 होती है। अगर हम एनएस की बात करें तो एनएस की पीएच होगी 4 to 7, और अगर हम आरएल की पीएच की बात करें तो ये ऑलमोस्ट होगी 6 to 7। एक होगी 7.1 की पीएच होगी, एक कितनी पीएच होगी आपकी एनएस की पीएच कितनी होगी? 4 to 7 होगी, और आपकी आरएल की पीएच कितनी होगी? 6 to 7 होगी। क्लियर है? 7 से 7.5, 4 to 7.5 एंड 6 to 7.5 ये पीएच होती है। अब आप देख सकते हैं इसकी पीएच है 7.1,
यानी कौन सी रेंज में ज्यादा नजदीक आ रहा है, ये 4 to 7 पॉइंट है, ये 6 है, इसका मतलब ये ज्यादा नजदीक है, इसीलिए क्योंकि पीएच इसकी ऑलमोस्ट टीयर्स के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए आज की तारीख में सॉल्यूशन ऑफ चॉइस इज आरएल। रिंगर लैक्टेट को प्रेफरेंस दें। हाँ, अगर रिंगर लैक्टेट ना मिले तो फिर मजबूरी में आप किसको सेलेक्ट कीजिएगा, अगर रिंगर लैक्टेट नहीं मिलता है तो आपकी फिर चॉइस चेंज हो जाएगी और आपकी फिर जो सेकंड चॉइस आ जाएगी दैट विल बी आरएल। अगर आपके पास में रिंगर लैक्टेट ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपकी चॉइस सॉरी एनएस होगी, नॉर्मल सलाइन होगी। ये सॉल्यूशन ऑफ चॉइस के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं कि पोजीशन, जब भी आपको आई इरिगेट करना होगा तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। देखिएगा डियर, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाएगी। पहली बात तो पेशेंट की पोजीशन कौन सी होगी, सुपाइन पोजीशन। बस हल्का सा क्या काम करना है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को अगर लेफ्ट आई की कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका देना है। सुपाइन विथ हेड टिल्टिंग टू अफेक्टेड साइड। जिस साइड की आप इरिगेशन करने वाले हो उस अफेक्टेड साइड में उसको झुका दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये पैटर्न रहेगा, ये बेसिक पोजीशन रहेगी। एक इमेज से भी क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी पोजीशन रहेगी। ये देखिएगा डियर, ये वाली पोजीशन, क्लाइंट को सुपाइन ले आया हुआ है लेकिन हेड को थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट किया हुआ है, ऐसे टिल्ट किया हुआ है। और जब भी इरिगेशन करें आप, जब भी इरिगेशन करें तो आपको सॉल्यूशन को डायरेक्ट कॉर्निया पे नहीं डालना है, आपको कंजक्टाइवल शेक में डालना है। आपको कंजक्टाइवल शेक के अंदर डालना है, लोअर आईलिड को थोड़ा खींच लेना है और उसके बाद कंजक्टाइवल शेक में डालना है। ड्रेनेज शुड बी मीडियल टू लेटरल। ड्रेनेज कैसा होना चाहिए, मीडियल कैंथस से लेटरल कैंथस की तरफ होना चाहिए। जब भी आप इरिगेशन करें एक चीज याद रखें कि ड्रेनेज कैसा होना चाहिए, तो ड्रेनेज होना चाहिए मीडियल टू लेटरल कैंथस। मीडियल टू लेटरल कैंथस, ये डायरेक्शन होनी चाहिए आपके ड्रेनेज की, तभी प्रॉपर इरिगेशन होगा। अगर इरिगेशन की और बात करें तो हमने कहा कि कौन सा सॉल्यूशन फर्स्ट प्रायोरिटी है, आरएल। अब अमाउंट की बात कर ली जाए, कितना सॉल्यूशन, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितनी देर तक, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, आप कितनी देर तक काम में लेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिएगा डियर, अगर आपको आई इरिगेशन करना है तो आरएल जो काम में ले रहे हैं, इट शुड बी 10 लीटर्स फॉर ईच आई, 10 लीटर्स फॉर ईच आई। जी हाँ, चौंकना नहीं है, दोनों ही आंखों के लिए। थ्योरी यही कहती है कि आपको इंडिविजुअल आई के लिए, हर आई के लिए कितने लीटर, 10 लीटर, यानी टोटल 20 लीटर फ्लूइड चाहिए होगा। और इसको कितनी देर में आपको स्प्रे करना है, इन 10 मिनट्स। इसको 10 मिनट के लिए, 10 मिनट तक आपको स्प्रे करते रहना है, यानी 10 मिनट तक स्प्रे करना है क्लाइंट की आंखों में। सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, आरएल होना चाहिए। और आरएल का अमाउंट कितना होना चाहिए डियर, आरएल का अमाउंट होना चाहिए 10 लीटर फॉर ईच आई। इज इट क्लियर, यस बिल्कुल क्लियर हो गया। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा। यहां हो गया आई इरिगेशन। क्या आई इरिगेशन से इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, नहीं, आई इरिगेशन से इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा। इट मींस आपको फिर आई इरिगेशन के साथ साथ आपको पेशेंट को मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। इट मींस यू हैव टू गिव आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट। आपको क्लाइंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर बैक्टीरियल था, अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस थी तो आपको एंटीबायोटिक लेने पड़ेंगे, टोब्रामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। इन सभी के आपको ऑइंटमेंट, या तो ऑइंटमेंट बोला जाए या फिर बोली जाए आई ड्रॉप्स, ये वगैरह काम में लिया जाएगा। बेटा जी याद रखिएगा, क्लियर है। टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, क्लोरेमफेनिकोल, ये सारे एंटीबायोटिक्स आपको या तो ऑइंटमेंट फॉर्म में और या फिर ड्रॉप्स फॉर्म में काम में लिया जाएगा। बस समझने वाली चीज यहां क्या है, अवॉइड स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स। स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स को अवॉइड करना है, अवॉइड स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट। ऐसे
आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट काम में नहीं लेने हैं जिनमें स्टेरॉइड हो। क्यों? एज इट कैन फ्लेयर अप, क्योंकि ये आपकी डिजीज को और बढ़ावा दे सकती है। ये एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती है, याद रखिएगा। यानी ये इन्फेक्शन एक डिफेंसिव प्रोसेस होता है। इन्फ्लामेशन, अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है तो उससे बचाने का प्रोसेस है वो इन्फ्लामेशन कहलाता है। अगर आपने उसी इन्फ्लामेशन को ही रोक दिया बीच में ही, इट मींस इन्फेक्शन फैलता चला जाएगा। तो याद रखिएगा, स्टेरॉइड अगर इन्फेक्टिव टाइप की कंजक्टिवाइटिस है तो आपको स्टेरॉइड काम में नहीं लेना है। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो टोब्रामाइसिन वगैरह वगैरह ये चीजें काम में लेंगे। लेकिन अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ना होके अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस हुई तो, अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस हुई तो बेटा जी याद रखिएगा, इसके लिए खास ड्रग्स की जरूरत नहीं होती है। ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। 5 से 6 दिनों में बस रेस्ट करना होता है, पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट करना होता है, आराम करने दे पेशेंट को। प्लस उसे क्लाइंट को क्या करें, सेल्फ लिमिटिंग के साथ में फ्लूइड, इंक्रीज फ्लूइड। बस जब दुनिया में कोई भी वायरल प्रॉब्लम हो तो फ्लूइड इनटेक बढ़ाया जाता है क्लाइंट का। फ्लूइड लेने दें भरपूर, एडिक्वेट रेस्ट करने दें, और 4 से 5 दिनों में ये डिजीज क्या कर जाएगी बेटा, सेल्फली लिमिटेड हो जाएगी, खुद ब खुद रुक जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी, आगे देखिएगा। अगर ये कंजक्टिवाइटिस की बात की जाए, अगर एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो गई, चलिए एक बैक्टीरियल हो गई, वायरल हो गई, इफ देयर इज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो हमें पता है कि सबसे पहला काम तो क्या करना है, अवॉइड एलर्जन। सबसे पहला काम करना है आइडेंटिफाई एंड अवॉइड एलर्जन। एलर्जन को आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है डियर, अवॉइड करना है। उसके साथ साथ अगर सिम्टम्स में रिलीफ नहीं आ रही हो तो एंटी हिस्टामिन्स लेंगे, एंटी हिस्टामिन्स ले लिया जाएगा। फर्स्ट जनरेशन बोले तो सीपीएम, क्लोरफेनिरामिन, सेकंड जनरेशन बोले तो सिट्रीजिन, और थर्ड जनरेशन बोले तो लिवोसिट्रीजिन। इस तरह ये अलग अलग चीजें आप काम में ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की एक प्रॉब्लम हो गई। एक छोटा सा हल्का सा इसमें नोट और ऐड करना चाहूंगा। एक छोटी सी कंडीशन न्यूबॉर्न्स में होती है, ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम। ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस। ये भी कंजक्टिवाइटिस ही है। ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम क्या होता है डियर? इट इज कंजक्टिवाइटिस विथ इन 28 डेज ऑफ चाइल्ड बर्थ। एक बच्चे को बर्थ हुआ है, अब बच्चे के बर्थ के बाद, बच्चे को, मां को नहीं, बच्चे को, अगर बच्चे के बर्थ के बाद बच्चे को 28 दिनों के अंदर अंदर कंजक्टिवाइटिस हो जाती है तो वो ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम कहलाता है। एक वर्ड याद रखिएगा, अगर मैं इसके मोस्ट कॉमन कोज की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन कोज, तो दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है, जी हाँ, उन सभी में इसका मोस्ट कॉमन कॉज गोनोकोकस होता है डियर। द राइट आंसर इज गोनोकोकस। डेवलपिंग कंट्रीज में ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम का मोस्ट कॉमन कॉज गोनोकोकस होगा, जबकि डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है उसके अंदर इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस होगा। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस होगा। क्लियर है डियर? चलिए, तो हल्का सा यहां देखिएगा, एक बेहतरीन टॉपिक क्लियर हो गया आपका, कंजक्टिवाइटिस। एक सेकंड के लिए इसे रिकैप करते हैं। कंजक्टिवाइटिस यानी कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन हो जाना, चाहे वो कंजक्टाइवा पाल्पेब्रल हो, चाहे बल्बर हो, चाहे वो लिम्बिक हो। ड्रेनेज होते हैं इससे, वाटरी, म्यूकोपुरुलेंट या म्यूकोइड ड्रेनेज होते हैं। अगर बात करें मोस्ट कॉमन कोज की, तो मोस्ट कॉमन टाइप इन्फेक्टिव होता है, इसलिए मोस्ट कॉमन कोज बैक्टीरियल को तो स्टेफाइलोकोकस, और वायरल का होगा एडिनोवायरस। अगर ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम की बात करें तो इंडिया के अंदर तो है गोनोकोकस, और डेवलप कंट्री में क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। पहला क्लिनिकल फीचर होता है रेड आई, और पहला साइन होता है हाइपरीमिया। अगर बात की जाए इसके नॉर्मल ट्रीटमेंट की, तो आइसोलेशन 24 घंटे तक, ठीक है, ऑइंटमेंट देने पड़ते हैं आपको, ड्रॉप्स देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक। बस ऑइंटमेंट और ड्रॉप्स देते समय एक चीज ध्यान रखें, दोनों अगर एक साथ लिख दिए, अगर दोनों एक साथ लिख दी है तो आपको पहले क्या देना पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन है। अगर पहले, याद रखेगा, इफ आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट बोथ, अगर आई ड्रॉप्स और
ऑइंटमेंट दोनों प्रेस्क्राइब कर दिए हैं। तो याद रखना पहले वो दो जो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। सो फर्स्ट आई ड्रॉप्स, पहले आई ड्रॉप्स दिया जाएगा, देन ऑइंटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर ऑइंटमेंट पहले दे दिया तो वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो पहले आई ड्रॉप्स देना है, उसके बाद क्या देना है? आई ऑइंटमेंट देना है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 आई ड्रॉप्स आई ऑइंटमेंट के बीच में, यानी टाइम ड्यूरेशन। अगर आपसे पूछ ले कि 2 ऑइंटमेंट दे दिए गए हैं या 2 आई ड्रॉप्स या 1 आई ड्रॉप और 1 ऑइंटमेंट दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन आई ड्रॉप्स के बीच की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? तो जवाब होगा 3 to 5 मिनट्स। जी हाँ, 3 से 5 मिनट्स का गैप होना ही होना चाहिए। एक आई ड्रॉप या डाली, अब उसके बाद दूसरा आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट डालने से पहले आपको 5 मिनट का, ठीक है, दोनों में से प्रायोरिटी 5 मिनट्स को दीजिएगा, 5 मिनट का वेट किया जाएगा। और जब भी आई ड्रॉप्स डालें तो हमेशा याद रखेगा इनटू लोअर कंजक्टिवल सैक, कभी भी कॉर्निया पे नहीं डालनी होती है, इनटू लोअर कंजक्टिवाइटल सैक, इन्हें हमेशा लोअर कंजक्टिवल सैक के अंदर ही डाला जाएगा। और ऑइंटमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऑइंटमेंट की डायरेक्शन होगी मीडियल टू लेटरल कैंथस। जिस प्रकार आपने इरिगेशन किया था वही डायरेक्शन ऑइंटमेंट की यहां पे होगी। ऑइंटमेंट की डायरेक्शन होगी डियर मीडियल टू लेटरल कैंथस, पहले आंख के अंदर वाले हिस्से से मीडियल टू लेटरल कैंथस, इस डायरेक्शन में ऑइंटमेंट को डाला जाएगा। यहां कंप्लीट होता है डियर कंजक्टिवाइटिस। जब भी बेसिकली कंजक्टिवाइटिस का क्वेश्चन आएगा तो वो कंजक्टिवाइटिस से घूम के फंडामेंटल में घुसेगा, वो आपके आई इरिगेशन को, वो आई इंस्टिलेशन के वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो जब भी आप कंजक्टिवाइटिस पढ़े इसे अटैच करके आई इरिगेशन को, आई इंस्टिलेशन को जरूर पढ़े। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।